हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही सिंधु बॉर्डर की घटना पर दोस्तों भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार सारे धतकर्म अपना ले फिर भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। जी हाँ, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी वो पूरे मन से निभाएंगे। जी दरअसल एक बार फिर से राहुल गांधी बन सकते हैं दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों नवाब मलिक ने फोड़ दिया बीजेपी का भांडा। किस तरीके से दोस्तों एनसीबी का जो कार्यकर्ता है उसमें दोस्तों फ्लेचर पाटिल, जी फ्लेचर पाटिल जो है दोस्तों वो कैसे हर एक केस में जो है सरकारी गवाह बनता है, इसकी पोल खुल गई है समीर वागड़े की दोस्तों, अब ये जाएगा जेल। इसके बारे में बताएंगे कैसे नवाब मलिक ने इसकी धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत बोले भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास तोड़ा है, 2022 में इसको यूपी से करारी हार मिलने वाली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की घटना पर बड़ा खुलासा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भाजपा नहीं श्रद्धालुओं को कुचल दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है एक भाजपा के नेता का हाथ भी बताया जा रहा है इसमें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आजकल हिंदुत्व का नाम लेकर नफरतें फैलाई जा रही है देश में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुप्रिया श्रीनेते और दोस्तों आपको बता दें दंगाई पत्रकार अमीश देवगन आपस में भिड़ गया अजान को लेकर, क्या कुछ है दोस्तों ये मामला हालांकि संडे का है लेकिन अब ट्विटर पर जंग शुरू हो गई है इसको लेकर, बताएंगे अजान को लेकर क्या कुछ हुआ था। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी को लेकर सोनिया गांधी ने बोली बड़ी बात, बोले फिलहाल पार्टी का अध्यक्ष जिसको भी पार्टी के लोग चुनेंगे वही बनेगा। राहुल गांधी के समर्थन में दोस्तों सारे वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें फ्लेचर पाटिल, जास्मिन वानखेड़े, जी हाँ दोस्तों और समीर वानखेड़े, इन तीनों में क्या कनेक्शन है और कैसे एनसीबी नंगी हो गई है सबके सामने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले एनडीए के खत्म होने पर इस जगह पर, जी हाँ एनडीए के खत्म होने पर जी हाँ पराजित विजयदशमी मनाएगी इस देश की जनता, खास कर आपको बता दें बिहार की जनता, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से बोले राहुल गांधी के समर्थन में सब लोग उनको पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए और अगले 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में रणनीति भी बनाना चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भूपेंद्र हुड्डा बोले भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। जी हरियाणा में इस बार खट्टर नहीं बल्कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेता के बड़बोलापन कि वह 11,000 रुपए देने का वादा किया था बीजेपी नेता ने, लेकिन दोस्तों आपको बता दें 11,000 की जगह 1,000 रुपए दिए, जिसके बाद बीजेपी नेता को जमकर सबक सिखाया वहां के गांव वालों ने, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाएगी बीजेपी इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ गेम खेल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा इस हत्या के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई सरकार की जैसे सरकार हाथ उठा देती है वैसे किसान भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने पहले ही कहा कि हमारे मोर्चे में बहुत सारे लोग बाहर के भी घुस जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो निहंग सिख है तो हमारे मोर्चे के हो या फिर किसान समर्थक हो, वो अपनी मर्जी से किसान समर्थन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल जब मोदी की वजह से लाखों लोग मर जाते हैं, जब मोदी सरकार की वजह से लोगों की लाशें बहती हैं, तो क्या मोदी सरकार अपना इस्तीफा दे देती है? क्या ये सरकार इस्तीफा दे देती है? और इसको लेकर दोस्तों अब सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए
और सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं दोस्तों क्योंकि लोग सरकार से सवाल पूछना चाह रहा है कि भैया क्या जब आपसे गलती होती है, जब सरकार से गलती होती है, तो क्या वो अपना इस्तीफा दे देती है? नहीं देती ना दोस्तों। तो आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके की बड़ी बातें निकल कर सामने आई है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, और बढ़ गई है खास कर क्योंकि दोस्तों आप देखिए किसानों ने एक एक पहलू को रखा है। जिसने हत्या की है उसको पकड़ भी लिया गया, उसने बेसिकली सरेंडर कर दिया अपने आप को, 7 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है। तो राकेश टिकैत ने साफ कहा कि न्याय होना चाहिए और इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि गुरु साहिब की किसने अमान्य की और भारतीय जनता पार्टी कौन सा प्लान बना रही है आगे। जानबूझकर दोस्तों धर्म जात को पहले टारगेट किया जाता है, जैसे कि इससे पहले मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाया गया था बीजेपी नेता द्वारा। अब निहंगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कई बड़ी बातें बोली हैं कि अब धर्म और जात पर राजनीति करने लगी है दोस्तों बीजेपी। पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान था, अब दोस्तों हिंदू वर्सेस सिख हो गया। अब आप समझिए आगे और क्या करने वाली है बीजेपी की सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर कही बड़ी बात। बोले पार्टी जो भी हमें जो यहाँ पर जिम्मेदारी देगी उसको पूरे दिल से निभाएंगे। दरअसल दोस्तों कांग्रेस कई दिनों से जो यहाँ पर अध्यक्ष की तलाश में, कांग्रेस दोस्तों बिना अध्यक्ष के पार्टी चल नहीं पा रही है सही तरीके से, और ऐसे में अब बड़ा फैसला लिया जाना है कि फिलहाल पार्टी में फिर से एक अध्यक्ष होना ही चाहिए। राहुल गांधी का नाम दोस्तों सभी ने इस मीटिंग में लिया। सभी का मानना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद को वापस संभाल लेना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों 2017 की हार के बाद से राहुल गांधी ने अपने अध्यक्ष पद को त्याग दिया था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद दोस्तों अब फिर से एक बार राहुल गांधी की मांग उठने लगी थी। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने साफ ये कहा था कि फिलहाल पार्टी को एक अध्यक्ष मिलना ही चाहिए, जिसके बाद दोस्तों अब माना जा रहा है कि फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरी पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बना जाए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी जो भी हमें भरोसे से जो भी पद सौंपेगी उस पद को हम जो है अच्छे तरीके से निभाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को पूरे दिल से और पूरी शिद्दत से निभाया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि उनको पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है या फिर नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हमें जिम्मेदारी दी जाएगी वो हम पूरी तरीके से निभाएंगे। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरी कांग्रेस जुट गई है और ये होना भी चाहिए। भले ही दोस्तों राहुल गांधी बने या कोई और बने, लेकिन अब कांग्रेस को एक अध्यक्ष की जरूरत है दोस्तों, ताकि वो आगे चलकर इस चीज को आगे बढ़ा सके। और बेसिकली यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर लीजिए कि फिलहाल इस वक्त अध्यक्ष की जरूरत इसलिए भी कांग्रेस को क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव आ रहा है और पार्टी मजबूत होना चाहिए। पार्टी में कोई बड़ा फैसला लेने वाला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है, साफ कह दिया सोनिया गांधी ने कि फिलहाल वो अभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है संजय रावत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में भुखमरी और गरीबी देकर अब तो खुश है मोदी जी। दरअसल दोस्तों कल एक रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट ने दोस्तों चौंका दिया, क्योंकि भारत नंबर 1 पर आ गया गरीबी और भुखमरी में। दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे देश की जनता के साथ वो वादे निभाई नहीं गए। आपको बता दो दोस्तों बीजेपी नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि फिलहाल वो आते से ही देश की गरीबी दूर कर देंगे। देश में जो यहाँ पर जो भी बदहाली हो रही है, जितनी भी जो सब कुछ हो रहा है, इसको दूर कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, इसका विपरीत देश भी बिका और देश हमारा भुखमरी पे नंबर 1 आ गया। सोचिए दोस्तों जो पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे पिछड़ा हुआ रहता था, आज वो हमसे आगे चला गया और हम भुखमरी में नंबर 1 पर आ गए। आपको बता दोस्तों भारत को 101 स्थान मिला है जी गरीबी में। और दोस्तों यकीन मानिए इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं संजय रावत के साथ साथ दोस्तों कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरी तरीके से गरीबी में डूबता चला जा रहा है। दोस्तों देश में आज बदलाव की जरूरत है। सरकार जिन मुद्दों से भाग रही है, सरकार जिन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार की आगे की रणनीतियां क्या है। सरकार जो भी करे दोस्तों वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन सरकार जिस तरीके से भाग रही है और जिन चीजों से दोस्तों बचने की कोशिश कर रही है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों बौखला रही है।
इसका जो गेम है दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आप देख लीजिए देश में कई तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है उससे ये साफ हो जाता है कि बीजेपी आने वाले समय में दोस्तों पूरी तरीके से विफल होने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का उद्धव ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला, बोले कभी कभी हिंदुत्व खतरा बन जाता है। दरअसल दोस्तों आज जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और फर्जी हमारे हिंदू भाइयों का जो नाम खराब किया जा रहा है फर्जी हिंदू बनकर, दोस्तों ये बहुत ही दुखदायक है। आपको बता दें दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है और उनके साथ कुछ और पार्टियां जो हिंदुत्व का झंडा उठाकर चल रही है, ये देश के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जगह जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल इन मुद्दों पर सरकार को बात करना चाहिए। अगर इन मुद्दों पर सरकार बात नहीं करेगी तो फिलहाल कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। साफ साफ दोस्तों आपको बताया दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस रवैये से काफी ज्यादा दुखी दिखाई दिए हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी की जो सियासत है वो साफ दिखाई दे रही कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नवाब मलिक ने दोस्तों कर दिया एनसीबी को पूरा नंगा, एक एक सच एक एक तत्व दोस्तों सामने लाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही नवाब मलिक ने कहा था कि मैं 2 दिन बाद एक बड़ा खुलासा करूंगा, जिस खुलासे में मैं एनसीबी के अफसर दोस्तों वानखेड़े की पूरी हिस्ट्री जो है वो सामने लाकर रख दूंगा कि ये लोग कैसे लोगों को फंसाते हैं झूठे ड्रग्स के केस में दोस्तों, और कैसे जो है यहां पर इनका जो गवाह बनता है वो कौन होता है। अब दोस्तों इसको आराम से समझिए कि बेसिकली किसान आंदोलन को दबाने के लिए, लखीमपुरी घटना को दबाने के लिए और आर्यन खान और शाहरुख खान को टारगेट करने के लिए कैसे ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया। सबसे दोस्तों मैं पहले आपको एक नाम बताना चाहता हूं, फ्लेचर दोस्तों पाटिल। फ्लेचर पाटिल कौन है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों फ्लेचर पाटिल वो है जो एनसीबी के हर केस में दोस्तों सरकारी गवाह बन जाता है। दोस्तों सोचिए ये हर जगह कैसे पहुंच जाता है और हर केस में हर केस में दोस्तों इसी को सरकारी गवाह क्यों बनाया जाता है। फ्लेचर पाटिल कौन है दोस्तों? फ्लेचर पाटिल कौन है दोस्तों? समीर वानखेड़े का सबसे अच्छा दोस्त। समीर वानखेड़े कौन है दोस्तों? जिसने शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया है। और समीर वानखेड़े का आज से 2011 में दोस्तों शाहरुख खान के साथ झगड़ा भी हो चुका है। जब ये एयर इंडिया में था दोस्तों इसने शाहरुख खान के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था। और समीर वानखेड़े बेसिकली देखा जाए दोस्तों अपनी पर्सनल दुश्मनी और खुन्नस निकाल रहा है शाहरुख खान से। अब दोस्तों इसमें एक और नाम है और वो एक नाम कौन है दोस्तों? जैस्मीन वानखेड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे जैस्मीन वानखेड़े कौन है? दरअसल दोस्तों जैस्मीन वानखेड़े कोई और नहीं बल्कि समीर वानखेड़े की बहन है। आप समझिए दोस्तों, और ये पेशे से क्या है? वकील है। तो दोस्तों ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि समीर वानखेड़े को एक वकील होने के द्वारा दोस्तों जैस्मीन वानखेड़े समझाती है लोगों को और अपने भाई को ये बताती होंगी वो दोस्तों समीर वानखेड़े को कैसे लोगों को कैसे अंदर करना, कैसे लीगली तरीके से सारे काम करना और कैसे लोगों को ज्यादा देर तक छूटने नहीं देना। दोस्तों शाहरुख खान के बेटे को लेकर साफ दिखाई दे रहा है जैस्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े ने बैठकर एक गुट बनाया है। समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन वानखेड़े ने पूरे जो भी कानूनी दोस्तों दाव पेज होते हैं वो अच्छे से जानती होंगी और समीर वानखेड़े को उन्होंने सब कुछ समझाया कैसे क्या बोलना है, कैसे शाहरुख खान के बेटे को ज्यादा दिन तक जेल में रखना है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे के पास ना ही ड्रग्स मिली है ना ही उस पर दोस्तों ये एलिगेशन लगा पाए अभी तक ये लोग कि उसने ड्रग्स ली थी, क्योंकि ये रिपोर्ट में साफ हो गया। अब सिर्फ एक अपील पर रोक रखा शाहरुख खान के बेटे को कि इन चारों के साथ आठों के साथ शाहरुख खान का बेटा भी था, अगर बेल होगी तो आठों की होगी वरना शाहरुख खान के बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। बस एक यही एनसीबी ने अपना कड़ा वो बना रखा है दोस्तों पॉइंट। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जैस्मीन वानखेड़े जो है दोस्तों वो फ्लेचर पाटिल जो है दोस्तों उसको अपना भाई बोलती है। फ्लेचर पाटिल जो है वो जैस्मीन को अपनी मुंहबेली बहन बोलता है और बोलता है कि जो जैस्मीन वानखेड़े वो मेरी बहन है। आप समझिए दोस्तों जैस्मीन वानखेड़े, समीर वानखेड़े, फ्लेचर पाटिल।
फ्लेचर पाटिल कौन है दोस्तों? जैस्मिन वानखेड़े का भाई हो गया और समीर वानखेड़े का सबसे अच्छा दोस्त है। यानी कि दोस्तों फ्लेचर पाटिल जो है इसको दोस्तों आर्यन खान के केस में क्या बनाया गया है दोस्तों? इसको सरकारी गवाह बनाया गया है। बेसिकली इसको गवाह बनाया गया है कि इसने सब कुछ देखा है, इसने सब कुछ नोटिस किया है। अब दोस्तों फ्लेचर पाटिल का राज तब खुल गया जब नवाब मलिक ने तीन ऐसी दोस्तों याचिकाएं सामने रखे, तीन ऐसे तत्व सामने रखे दोस्तों जिसमें फ्लेचर पटेल सेम नाम है दोस्तों, और ये हर केस में ये सरकारी गवाह बना हुआ है। क्यों भैया, तुझे पहले से ही पता चल जाता है क्या? तू वहां पहले से ही पहुंच जाता है जहां पर ये होने वाला होता है। बार बार फ्लेचर पाटिल को दोस्तों सरकारी गवाह बनाना, समझिए दोस्तों कि शाहरुख खान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश की जनता को धोखा देने के बाद सत्ता में नहीं आ पाएंगे महाराज। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर जमकर जो यहाँ पर गुस्सा फूटता चला जा रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश गरीबी की सांसें ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहते हुए हमारा देश 101 नंबर पर आ गया है। भुखमरी और गरीबी लाचारी में सबसे नंबर 1 पर हम ही हैं। सोचिए, जिस पाकिस्तान को दिन रात हम कोसते हैं और जिस बांग्लादेश को हम गरीबी रेखा में गिनते हैं, वो लोग भी हमसे अब आगे पहुंच गए। क्या यही था वो मोदी का नया राज्य? क्या यही था वो मोदी का नया देश जिसके बारे में मोदी कहते थे कि मैं एक नया भारत बनाऊंगा? जी हाँ, गुजरात मॉडल बनाऊंगा। सोचिए दोस्तों, गुजरात मॉडल तो बना नहीं, गरीबी मॉडल जरूर बन गया। दोस्तों आज सरकार कितने ही तत्व रख दे, कितनी ये बोल दे कि वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, और सरकार जो चीजें बोल रही है दोस्तों आपसे और हमसे, वो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है और कौन सी राजनीति कर रही है आपके और हमारे सामने। आज देश में बदहाली बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर सरकार ने नई रणनीति तैयार कर ली है। किसान इस वक्त सबसे बड़ी अड़चन बना हुआ है सरकार की, तो किसानों को ही खत्म करने पर तुल गई है सरकार। राकेश टिकैत समेत दोस्तों कई विपक्ष पार्टियों ने राकेश टिकैत और किसानों का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ना सिर्फ दोस्तों धोखा दिया है, बल्कि साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोगों के साथ जासूसी करवाई गई है, किसानों की उनके ऊपर नजर रखी गई है। चाहे वो विपक्ष हो, विपक्ष ने विरोध किया है तो उसके ऊपर नजरें रखवाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात ये समझ लीजिए दोस्तों बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो हालात है दोस्तों वो काफी खराब हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भूपेंद्र हुड्डा का दोस्तों मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब की बार खट्टर को खदेड़ के निकालेंगे इस देश का किसान। दरअसल भूपेंद्र पटेल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। वो तो दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती, लेकिन थोड़े बहुत वोट ज्यादा आ गए थे, यानी कि समर्थन ज्यादा आ गया था खट्टर के पास उस बार, तो खट्टर की सरकार बन गई। लेकिन अब की बार भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया कि फिलहाल किसान अब की बार जान चुके हैं कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों के विरोध में। आपको बता दोस्तों हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। साफ दिखाई दे रहा है कि जहां जहां बीजेपी ने सरकार गिराकर सरकार बनाई थी वहां तो इनकी भद्द बैठेगी। लेकिन दोस्तों अब की बार जगह जगह बेसिकली ये देखा जा रहा है कि 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है दोस्तों वहां बीजेपी का पूर्णतः सफाया होने जा रहा है। बीजेपी कितनी ही कोशिश करे सत्ता में इस बार आने की, लेकिन दोस्तों लगता है देश की जनता खदेड़ कर इनको भगाने वाली है। और जो लोगों का गुस्सा फूट रहा है दोस्तों वो भी साफ है, क्योंकि ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी जो कर रही है वो आपके और हमारे सामने ही है। इन बातों को अगर आप और हम के यार बीजेपी बड़ा अच्छा काम कर रही है, यार देखो मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया, देश बेच दिया भैया, देश का सौदा कर दिया है, रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, गैस की टंकी के दाम 410 से डायरेक्ट 1000 पर पहुंच गए, पेट्रोल 117 रुपए लीटर हो गया दोस्तों, डीजल 100 रुपए के पार हो गया, तो मोदी सरकार तब भी कहेगी कि हम देश के हित में ही काम कर रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है टीएमसी देने वाली है भाजपा को बड़ा झटका, 2024 में होगा सफाया। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कह दिया कि अभी खेला बाकी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि फिलहाल बंगाल में अभी खेला बाकी है, अब दिल्ली की बारी है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल जब तक वो मोदी सरकार को देश से हटा नहीं देंगी तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाली। और दोस्तों यकीन मानिए कि 2024 के चुनाव भाजपा के लिए मुसीबत लेकर आने वाले। ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को
बीजेपी को जिन लोगों ने भी चुना था दोस्तों, वो अपना सर पकड़ कर बैठे हूं, क्योंकि आज उन लोगों को खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने बीजेपी को वोट ही क्यों दिया। आज जो देश में हालात है वो बहुत ही बद से बदतर हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी उसे भी दबा दें।